हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है प्रिया और मैं आपको पढ़ाती हूँ यहाँ पे होम साइंस। आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि CUET PG की होम साइंस की जो एग्ज़ाम डेट है वो है हमारी 10 मार्च। 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। आई होप आपका जो प्रिपरेशन होगा, आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और टेंशन कम रखना, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना और PYQs को लगातार सॉल्व करते जाना, हर एक पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना, प्रीवियस जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाना। टेंशन मत लेना, सब आराम से हो जाएगा। जो भी आपने यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। बस आप टेंशन कम लेना और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते चलो, समझते चलो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब की जो क्लैरिटी है उसे आप क्लियर करते चलो। ठीक है। डेली बेसिस पे हम मेरे टेलीग्राम चैनल पे करते हैं 15 क्वेश्चंस की क्विज़, जहाँ पे आप और भी अपनी समझ को बढ़ा सकते हो और भी ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके आसपास में आपके जो सर्कल है, आपके जो सहपाठी हैं वो कितने पानी में है या वो उनकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो डेली 10 बजे हम क्विज स्टार्ट करते हैं, आप जुड़ना ना भूलें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डाइंग। में से कौन सा डाई का मेथड नहीं है। डाई का मेथड नहीं है वो पूछा है। आप लोगों ने तो आंसर भी देख लिया, चलो कोई बात नहीं। इसमें से कौन सी डाई का मेथड नहीं है, तो नहीं है पूछा है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। बैच डाई का मेथड है, जिग भी डाई का मेथड है और हमारा जो पैड है वो भी एक डाई का मेथड है। ठीक है। बैच डाई में हम क्या करते हैं, इसमें हम फैब्रिक को एक ग्रुप में डाई बाथ के अंदर कलर करते हैं। ये एक कॉमन डाई का मेथड होता है। यहाँ पे एक साथ हम ग्रुप में फैब्रिक को डिप करते हैं, फिर हम उसमें कलर करते हैं। ठीक है। जी के डाई क्या होते हैं, इसमें फैब्रिक को रोल करके मशीन के आगे पीछे मूव करते हैं, जिससे जो हमारा फैब्रिक होता है वो अच्छे से डाई हो जाता है। मूव करने की वजह से ये डाई होता है। ठीक है। फिर हमारा है पैड डाई। पैड डाई का मतलब होता है कि जब फैब्रिक को हम डाई सोल्यूशन में डिप करते हैं, उसमें डुबाते हैं, तो तब वो रोलर्स के प्रेशर से जो उसमें एक्स्ट्रा डाई होता है वो निकल जाता है। ठीक है। एक्स्ट्रा डाई को रिमूव करने के लिए हम रोलर से उसे प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पैड डाई हो गया। आपने देखा भी होगा कि जब हमारे कपड़े में एक्स्ट्रा पानी होता है तो हमें रिमूव करने के लिए उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं निचोड़ना। ठीक है। तो हम निचोड़ कर जो हमारे कपड़े में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिमूव करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा पैड डाई भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे अब, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वूल फैब्रिक बाय मशीन। वूल फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं, आपको वो अरेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे शॉर्टिंग एंड क्लीनिंग। शॉर्टिंग एंड क्लीनिंग में हम अच्छी और ख़राब वूल को अलग कर लेते हैं, जिससे जो ऊपर वाला कचरा होता है उसको हटाते भी हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस शामिल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अच्छी और ख़राब वूल है उसको अलग करेंगे और जो कचरे हैं बड़े बड़े जैसे पत्ती हो गया, घास हो गया, ये सब हम उसको क्लीन करेंगे। ठीक है। इन सबको हम दूर करेंगे। फिर हमारा है वॉशिंग एंड स्काउरिंग। वॉशिंग एंड स्काउरिंग में हम वूल को अच्छे से धोएंगे, क्योंकि जो हमारा रॉ वूल होता है उसमें ग्रीस पाया जाता है, उसमें बहुत पसीना होता है, बहुत सारे डस्ट होते हैं, इसलिए उसे हम वॉश करते हैं और उसमें स्काउरिंग करते हैं। ठीक है। वॉश हम करेंगे कैसे, इसमें हम गर्म पानी के साथ में डिटर्जेंट या शैम्पू का यूज़ करते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्काउरिंग कहते हैं। फिर हमारा आएगा यहाँ पे कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग में हम वूल को एक ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं, एसिड ट्रीटमेंट, जिसमें हम
जिसमें जो छोटा-छोटा कचरा होता है, जो हम नहीं निकाल पाते हैं धोने के बाद भी, साफ़ करने के बाद भी, जब वो नहीं निकलता है, तो हम उसमें एसिड केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे वो जो बचा हुआ कचरा होता है, वो रिमूव होता है। फिर हमारा जो फाइबर होता है, उसको हम ड्राई करते हैं और उसमें ऑयलिंग करते हैं, जिससे जो हमारा फाइबर है, वो स्मूथ हो जाए। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा, वो होगा थर्ड। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ये, किंघम्स ट्विल खद्दर हैंडलूम्स मटेरियल में गुड टेबल क्लॉथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी टू लुक फॉर वाइल चूजिंग अ टेबल क्लॉथ। जो किंगम हो गया, ट्विल खद्दर हो गया, ट्विल हो गया, खद्दर हैंडलूम हो गया, ये सब गुड टेबल क्लॉथ के मटेरियल होते हैं। तो इनमें से कौन सा है, जब हम टेबल क्लॉथ खरीदते हैं तो किस प्रॉपर्टी को हम नहीं देखते हैं। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा हमारा सर्विसेबिलिटी। उसकी हम उपयोगिता को नहीं देखते हैं, हम ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, वॉशेबिलिटी देखेंगे और एब्जॉर्बेंसी भी देखेंगे। ठीक है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितना टिकाऊपन है, कितनी उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है? वो किस में आएगा, ड्यूरेबिलिटी में आएगा। वॉशेबिलिटी में कितनी अच्छे से वो साफ़ हो जाता है, कितनी जल्दी वो साफ़ हो जाता है, कितनी जल्दी उसके उस पे लगे हुए दाग धब्बे छूट जाते हैं, वो किस में आएगा, वॉशेबिलिटी में आएगा। एब्जॉर्बेंसी में जैसे उस पे जूस गिर गया, पानी गिर गया, वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन इसकी प्रॉपर्टी में ऐड होते हैं। हमसे नॉट पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4, द लैंग्वेज रूल सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द वे वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एक्सेप्टेबल फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस इज नोन एज। कहने का मतलब है, जब शब्दों को हम जोड़कर सही वाक्य और वाक्यांश बनाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट, कौन सा रूल हम तैयार करते हैं या किस रूल को हम फॉलो करते हैं, तो वो है हमारा यहाँ पे सिंटेंस। सिंटेंस जब भी आपके क्वेश्चन में या आपके माइंड में आएगा, तो आप क्या याद रखोगे, शब्दों की अरेंजमेंट। ये शब्दों को अरेंज करता है कौन, सिंटैक्स। तो फिर हमारा है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि शब्दों की जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी स्टडी यहाँ पे होती है। फोनोलॉजी में हम साउंड्स को देखते हैं, सिमेंटिक में हम यहाँ पे अर्थ को समझते हैं। ये एग्जैक्ट जो वोकैब में मीनिंग होती है, उससे ये रिलेट करता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये थियरी से रिलेटेड है, तो देखते हैं इसका क्या होने वाला है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस इन विच इज क्लासिकल कंडीशनिंग टेक्स प्लेस। क्लासिकल कंडीशनिंग एक थियरी है, ये थियरी दी किसने ही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। तो जो ये थियरी थी, वो दी थी इवान पावलो जी ने। इन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। पहले वो थियरी देखते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन हम दिखाते हैं। ठीक है? तो ये कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी किसने दी है, इवान पावलो जी ने। इन्होंने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने देखा कि जो एक डॉग है, जब भी उसके सामने एक खाना आता है, तो उसके मुंह में ऑटोमेटिक, ठीक है, अनकंडीशन वो रिस्पॉन्स करने लगता है, उसके मुंह में लार बनने लगता है। जो ये अनकंडीशनड वर्ड है, वो नेचुरली जितने भी जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। ये नेचुरल होता है, इसको हम सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, ठीक है, कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स करना है। ये नेचुरल होता है, हम जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। तो उन्होंने देखा कि जब जब खाना आ रहा है इस डॉग के सामने, तब तब उसके मुंह में लार बन रही है। ठीक है? तो उनके दिमाग में एक खुराफात आई। ठीक है? तो उन्होंने एक दिन देखा, फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक बेल ली और उन्होंने बेल बजाई। ठीक है? बेल बजाई पर खाना नहीं दिया। बेल बजाई, खाना नहीं दिया, तो उसने भी कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया। डॉग का भी भाई अलग एटीट्यूड है, ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने जब खाना नहीं दिया, तो जब बेल बजी तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है? डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर कुछ दिन के बाद, फिर उन्होंने 1-2 दिन देखा, तो बेल बजी पर खाना नहीं दिया। फिर जो डॉग था उसने ये महसूस किया कि जब जब बेल बज रही है, 3-4 दिन के बाद जो हमारे इवान पावलो जी थे, उन्होंने बेल के साथ
जब जब बेल बजी उन्होंने फूड भी ला के दिया। तो ये जो फूड लाने का प्रोसेस था, बेल बजने का प्रोसेस था, ये कई दिनों तक चला। तो जो डॉग था उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने सोचा कि जब जब ये बेल बज रही है तब तब खाना मिल रहा है। तो उसने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, तो उसके मन में ये बैठ गया। उसने ये सीख लिया, उसने ये जान लिया कि जब जब मैं ये बेल बजेगी मतलब है कि मुझे खाना मिलेगा। ठीक है। अब जब जब बेल बजती तब तब उसके सामने फूड आता और तब तब उसके मुंह में लार बननी शुरू हो जाती। ठीक है। ये क्या था, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स करता। फिर उन्होंने देखा, जब वो सीख गया अच्छे से, तो उन्होंने आफ्टर कंडीशनिंग देखी कि जब बेल बजी, बेल बजते ही खाना नहीं देखा डॉग ने, बिना खाने को देखे ही बेल बजते ही उसके मुंह में लार बननी शुरू हो गई। ठीक है। ये उन्होंने सिखाया, ये एक उन्होंने कंडीशन दे दी। ठीक है। ये जो हमारी रिंग थी वो क्या हो गई, ये हमारी जो बेल है वो हो गई कंडीशनड स्टिमुलस, और जो ये इसका रिएक्शन हो गया, जो इसका रिस्पांस हो गया, वो हो गया कंडीशनड रिस्पांस। ठीक है। तो पूरी थियरी में यही कहा गया था। तो आप इसको अब देखते हैं आंसर सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ में। तो यहाँ पे जो था, आपको उसके स्टेप्स बताने हैं, उसको सही ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखे हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। उसके सामने खाना आया, उसने बिना सोचे समझे उसके मुंह में राल बननी शुरू हो गई। ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, अनकंडीशनल स्टिमुलस में। फिर आएगा हमारे न्यूट्रल स्टिमुलस में। इसमें हमने क्या देखा था, बेल बजी पर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। बेल बजने के बाद उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, वो किस में आया, उसका जो रिस्पांस था वो न्यूट्रल था। ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस। फिर जो हमारा डी है, ऑप्शन नंबर डी आएगा एक्विजिशन। इसमें उन्होंने सिखाया। ठीक है, कि जैसे बेल बजती, जैसे ही फूड उसके सामने आता तो उसके मुंह में लार बननी शुरू हो जाती। उसके माइंड में ये बैठ गया कि जब जब बेल बजेगी तब तब मतलब खाना आएगा। ठीक है। तो ये किस में आएगा, ये हमारा आएगा एक्विजिशन में। फिर हमारा जो लास्ट है वो है कंडीशन रिस्पॉन्स। अब ये उसके माइंड में बैठ गया था कि जब जब बेल बजेगी तब तब मुझे खाना मिलेगा। तो जो लास्ट स्टेप हमने देखा था, जब बेल बजी पर खाना नहीं आया, बेल के बजते ही जो डॉग था उसके मुंह में पानी आ गया, लार बननी शुरू हो गई। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप ये क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी नहीं भूलोगे। एक बार पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, क्योंकि जो PYQs होते हैं वो काफ़ी हद तक रिपीट होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। इसका भी आंसर आपने देख ही लिया ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा रेजिलेंसी। रेजिलेंसी जो हमारी टेक्सटाइल फाइबर होती है उसकी प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी प्रॉपर्टी होती है। कोहेसिवनेस, डेंसिटी और लेंथ टू विड्थ रेशियो, ये तीनों इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया गया है कि विच एक्सटेंशन मेथड शुड बी अप्लाइड इन केस ऑफ एन इमरजेंसी व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई और हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो है हमारा मास मीडिया। मीडिया में आता क्या है, टीवी आ गया, टीवी आ गया आपका, रेडियो आ गया, यूट्यूब, YT जिसे आप सोशल मीडिया कहते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ठीक है। इन सब पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आग की तरह फैलती है। आपने कुछ भी अपलोड कर दिया वो फटाफट से फैल जाती है। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ये होगा मास मीडिया, क्योंकि हमको इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना था। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मास मीडिया का, जिसमें टीवी, टेलीविज़न, इंस्टाग्राम, YT, फेसबुक, ये सब शामिल है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड एड। नॉन प्रोजेक्टेड एड का मतलब है कि ऐसे टीचिंग एड्स जिनको दिखाने के लिए हम प्रोजेक्टर या मशीन्स की ज़रूरत हमें नहीं होती है।
ठीक है, हम उसे डायरेक्ट अपनी आँखों से देख सकते हैं। आपने देखा होगा क्लासरूम में जब हम वो पीपीटी वगैरह शेयर करते हैं या हमें मैम पढ़ाती हैं, ठीक है, तो वो कौन सा है, वो प्रोजेक्टेड ऐड होता है, ठीक है, वो टीचिंग का एक प्रोजेक्टेड ऐड होता है जहाँ पे हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो इसमें पूछा है नॉन प्रोजेक्टेड ऐड का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, आपको ये ध्यान देना है। तो वो कौन सा होगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम इज़ नोन एज। कहने का मतलब है कि जब आप एक साथ 2 या 2 से अधिक काम करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम डॉवटेलिंग। यहाँ पे जब आप एक साथ 2 या 2 से अधिक काम करते हो, जैसे हमारी जब मम्मियाँ होती हैं या फिर जो भी खाना बना रहा होता है, वो खाना बनाते बनाते वो फ़ोन पे बातें भी करने लगता है, ठीक है। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो टीवी देखते देखते अपने जो नोटबुक है उस पे कवर लगाने लग जाए या होमवर्क करने लग जाए, वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे डॉवटेलिंग में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर होते क्या हैं, ठीक है, इसका क्या मतलब है। हाँ, एलोस्टेरिक इनहिबिटर का मतलब होता है, जो इसका मेन काम होता है वो होता है फीडबैक रेगुलेशन में हेल्प करना। अब ये क्या होता है फीडबैक रेगुलेशन, इसका ये मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी में प्रोडक्ट बनने लगते हैं, जब हमारी बॉडी में फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो पहले एंजाइम को रोकता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एंजाइम को रोकेगा ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो ना हो पाए। ये जो रोकने का काम होता है वो कौन करता है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। अब आप पूछोगे कि मैम ये एंजाइम क्या होता है। एंजाइम ये होता है कि एंजाइम जब बॉडी में हमारे एक हेल्पर मशीन की तरह काम करता है, ठीक है, जो केमिकल की रिएक्शंस को फास्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, साइट फॉर फैटी एसिड बायोसिंथेसिस विद इन सेल इज। जो वसीय अम्ल होते हैं, जो वसीय अम्ल है उनका जैव संश्लेषण कहाँ पे हो रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ पे सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड का यहाँ पे टूटना शामिल है, उसका संश्लेषण शामिल नहीं है। राइबोसोम में क्या होता है, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू ICMR NIN, व्हाट इज द एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट 2024 ऑफ विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड फॉर अ लैक्टेटिंग वुमेन। कहने का मतलब है कि जो RDA है वो विटामिन सी, जो लैक्टेटिंग वुमेन के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, RDA के अकॉर्डिंग, जो RDA 2024 में अपडेट हुआ है, ठीक है। तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है एस्कॉर्बिक एसिड की, वो होती है 90 mg पर डे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया है कि विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू मैक्सिमम परसेंटेज टू टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है जो प्लाज्मा जो कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन में, तो वो है हमारा एल्ब्यूमिन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये 55 से लेके 60% का हिस्सा रखता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नियासिन विटामिन B3। नियासिन की कमी से आपको कौन कौन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं वो आपको बताना है। नियासिन की कमी से हमें पेलाग्रा नाम का एक डिजीज़ हो जाता है। इसमें आपको जो सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं वो है कैजल नेकलेस, डिमेंशिया, डेलीरियम डायरिया। कैजल नेकलेस में क्या होता है कि जो आपके गले के आसपास होते हैं वहाँ पे कालापन आ जाता है और वहाँ पे दाने दाने पड़ जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। डिमेंशिया में आपकी जो डिमेंशिया का मतलब जिसको विटामिन B3 की कमी है उसकी जो मेमोरी है वो लॉस होने लगती है। डिलीरियम में क्या होता है कि जो पर्सन होता है बहुत ही कंफ्यूज होता है, उसका जो मेंटल हेल्थ होता है जो वो बहुत ही ज़्यादा
मेंटली डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। डायरिया का मतलब लूज़ मोशन होना। बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होने से हमारे जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड ABCD यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ कॉमन एडल्ट्रेंट इन कॉफ़ी। कॉफ़ी में इनमें से कौन सा कॉफ़ी की मिलावट नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो गया, वो हो जाएगा हमारा कैशिया बार्क। चिकोरी, स्टार्च और टैमरिंड और डेट सीड पाउडर, ये तीनों ही कॉफ़ी में मिलाने वाले एडल्ट्रेंट हैं। कैशिया बार्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैशिया बार्क क्या होता है, ये जो दालचीनी हमारे मसालों में पाई जाती है, उसका ही एक प्रकार होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी का भी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए या फिर कोई आपको थियरी पढ़नी है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के। ये मेरा टेलीग्राम चैनल और ये व्हाट्सअप चैनल है जहाँ पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। और इस टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली रात में 10 बजे 15 क्वेश्चंस के क्विज मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस देख सकते हो, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और देख सकते हो कि अभी आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है और अभी आपको कितना इम्प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं और यहीं पे आपको सारी PDF वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। व्हाट्सअप चैनल आपको मिलता है यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आपसे मिलते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई इश्यू हो रहा है आपको यहाँ पे स्कैन करने में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।